आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ हिंदी साहित्य के प्रथम पड़ाव, मतलब हिंदी साहित्य के बारे में आप लोगों को जानकारी देने जा रही हूँ। जैसे वीरगाथा काल कब और क्यों कहा गया, ठीक है, और सभी विद्वानों के मतों के बारे में भी बताने जा रही हूँ मैं। तो आप देखिए, पढ़िए, सुनिए, ठीक है। हिंदी साहित्य के प्रथम पड़ाव मतलब आदिकाल को विभिन्न विद्वानों द्वारा कई अलग अलग नामों से अभिहित किया गया है। आदिकाल के नामकरण के संबंध में कुछ प्रमुख विद्वानों के मत निम्न प्रकार के हैं। तो देखिए, आचार्य शुक्ल के मत क्या हैं। वीरगाथाओं की प्रचुरता और लोकप्रियता के आधार पर वीरगाथा काल नाम दे दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ वीरों का वर्णन किया गया है, ठीक है, तो वीरगाथा काल हो गया। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या मत है। द्विवेदी जी के अनुसार वीरगाथा नाम के लिए कई आधार ग्रंथ महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नहीं हैं तथा कईयों की प्रामाणिकता, समय सीमा आदि विवादित है। जैसे आदिकाल नाम ही उचित है, क्योंकि साहित्य की दृष्टि से यह काल अपभ्रंश काल का विकास ही है। अब रामकुमार वर्मा का क्या मत है। देखिए, रामकुमार वर्मा ने इसे चारण काल कहा। उनके अनुसार इस काल के अधिकांश कवि चारण अर्थात राज दरबारों के आश्रय में रहने वाले व सम्राटों का यशगान करने वाले ही थे। ठीक है, रामकुमार वर्मा के समय में, इसलिए इसे चारण काल कहा है रामकुमार वर्मा ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा। आरंभिक अवस्था या कहें कि हिंदी साहित्य के बीज बोने की समयावधि के आधार पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल को बीज वपन काल कहा। क्यों कहा, तो यहाँ ये बताया गया, ठीक है। वैसे यह नाम भी आदिकाल का द्योतक है। अब राहुल शांकृत्यायन ने क्या कहा। सिद्ध सामंत युग, उनके अनुसार 8वीं से 13वीं शताब्दी के काव्य में दो प्रवृत्तियाँ प्रमुख हैं। कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ हैं। देखिए, पहला है सिद्धों की वाणी। इसके अंतर्गत बौद्ध तथा नाथ सिद्धों की तथा जैन मुनियों की उपदेश मूलक तथा हठ योग से संबंधित रचनाएं हैं। ठीक है, अगला है सामंतों की स्तुति। सामंतों की स्तुति, इसमें क्या है, इसके अंतर्गत चारण कवियों के चरित्र काव्य मतलब रासो ग्रंथ आते हैं। अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहा। गुलेरी जी ने अपभ्रंश और पुरानी हिंदी को एक ही माना तथा भाषा के दृष्टि से अपभ्रंश का समय होने के कारण उन्होंने इसे अपभ्रंश काल की संज्ञा दी है, गुलेरी जी ने। ठीक है, क्यों दिया ये आपको मैंने बता दिया। अगला है सिद्ध साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा हुआ हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। ठीक, अब सिद्ध सरहपाद सरोज वज्र राहुल भद्र से सिद्ध संप्रदाय की शुरुआत मानी जाती है। यह पहले सिद्ध योगी थे, जाति से यह ब्राह्मण थे। राहुल सांकृत्यायन ने इनका जन्मकाल 769 ईस्वी का माना है, जिससे सभी विद्वान सहमत हैं। ठीक है, इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें से दोहा कोश हिंदी की रचनाओं में प्रसिद्ध है। दोहा कोश जो है हिंदी की रचनाओं में प्रमुख माना गया है। ठीक है, इन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया तथा गुरु सेवा की महत्व भी दिया। इनके बाद इनकी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख सिद्ध क्रमशः इस प्रकार हुए हैं। क्या हैं, जैसे शबरपा, इनका जन्म 780 ईस्वी में हुआ। यह क्षत्रिय थे। सरहपा से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है शबरपा की। ठीक है, चर्यापद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। अब आगे देखते हैं। ये राजा लुइपा जो थे, ये राजा धर्मपाल के राज्यकाल में कायस्थ परिवार में जन्मे थे। कहाँ जन्मे हुए थे, कायस्थ परिवार में जन्मे हुए थे। ठीक है, शबरपा ने इन्हें अपना शिष्य माना था। 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। उड़ीसा के तत्कालीन राजा और मंत्री इनके शिष्य हो गए थे। अब डोम्बिपा है, मगध के क्षत्रिय वंश में जन्मे डोम्बिपा ने विरूपा से दीक्षा ग्रहण की थी। इनका जन्मकाल 840 ईस्वी रहा। इनके द्वारा 21 ग्रंथों की रचना की गई, जिनमें डोम्बिपा, गीतिका, योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश प्रमुख हैं।
ठीक है। अब कड़हप्पा ने क्या कहा, इनका जन्म ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ था। यह कर्नाटक के थे लेकिन बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे। जालंधरप्पा को इन्होंने अपना गुरु बनाया था। इनके लिखे 74 ग्रंथ बताए जाते हैं कड़हप्पा के। यह पौराणिक रूढ़ियों और उनमें फैले भ्रमों के खिलाफ थे। ठीक है। अब कुकरिप्पा देखते हैं। कुकरिप्पा में कपिलवस्तु के ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। चर्पटीपा इनके गुरु थे। इनके द्वारा रचित 16 ग्रंथ माने गए हैं। पृथ्वीराज विजय एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। वर्ष 1191 से 93 ईस्वी के बीच इस ग्रंथ की रचना कश्मीरी पंडित जननायक ने की। इस ग्रंथ के माध्यम से पृथ्वीराज तृतीय के विषय में जानकारी मिलती है। इस पुस्तक की रचना संस्कृत के कवि जयानक ने 12वीं शताब्दी के आसपास की थी। इसकी विषय सामग्री ऐतिहासिक है। पृथ्वीराज विजय में अलंकारों व उपमाओं की भरमार है। इसमें चौहान राजाओं के वंशक्रम का वर्णन किया गया है। यह उस समय की धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति का बोध कराता है। यह ग्रंथ पृथ्वीराज की मोहम्मद गोरी से हुई युद्ध विजय के बाद लिखा गया था। महाकवि जयानक ने लिखा है, अजमेर में बहुत से देवी देवताओं के मंदिर हैं, अतः इसे देवी देवताओं का स्थान कहा जाए तो अनुचित नहीं है। स्थान स्थान पर हवन होते रहते हैं, ठीक है, जिससे पर्याप्त वर्षा होती है। हवन होने से पर्याप्त वर्षा होती है। पहले लोग करते थे और सही भी होता था, आजकल लोग नहीं मानते हैं जो, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, जो कि हिंदी साहित्य के प्रथम पड़ाव के बारे में मुझे बताना था। इसमें वैसे आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें आपको बहुत सी जानकारियाँ मिलेंगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ आने पहले स्थान स्थान पर हवन होते रहते हैं जिससे पर्याप्त वर्षा होती है। अब अद्वैतवाद में क्या है ये भी देख लीजिए। संस्कृत शब्द अर्थात एकत्ववाद या दो न होना भारत के सनातन दर्शन वेदांत के सबसे प्रभावशाली मतों में से एक है। इसके अनुयायी मानते हैं कि उपनिषदों में इसके सिद्धांतों की पूरी अभिव्यक्ति है और यह वेदांत सूत्रों के द्वारा व्यवस्थित है। जहाँ तक इसके उपलब्ध पाठ का प्रश्न है, इसका ऐतिहासिक आरंभ मांडूक उपनिषद पर छंद रूप में लिखित टीका मांडूक कारिका के लेखक गौड़पाद से हुआ है। अद्वैतवाद विचारधारा की नींव गौड़पादाचार्य ने 215 कारिकायों श्लोकों से की थी। इनके शिष्य गोविंदाचार्य हुए और उनके शिष्य दक्षिण भारत में जन्मे स्वामी शंकराचार्य हुए, जिन्होंने इन कारिकायों का भाष्य रचा था। यही विचार अद्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। स्वामी शंकराचार्य अत्यंत प्रखर बुद्धि के अद्वितीय विद्वान थे, जिन्होंने भारत में फैल रहे नास्तिक, बौद्ध और जैन मत को शास्त्रार्थ में परास्त कर वैदिक धर्म की रक्षा की। उनके प्रचार से भारत में नास्तिक मत तो समाप्त हो गया, पर मायावाद अर्थात अद्वैतवाद की स्थापना हो गई, ठीक है। तो इसमें से आप इसको पढ़ेंगे, इस वीडियो को सुनेंगे तो इसमें से आपको कई प्रश्न मिलेंगे जो आपके किसी भी हिंदी प्रतियोगी परीक्षा में आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी।